हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है आप अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का पाठ 1 नागरिक शास्त्र। पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान है। आज भी चौपाल बैठी है। चलो देखे वहाँ क्या हो रहा है। काकी देखो, अब हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ हो तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर उनका निदान करवा सकूँ। आप देख सकते हैं चित्र में सबसे पहले जिला स्तर दिया, फिर ब्लॉक स्तर, फिर गांव स्तर। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था गांव स्तर तक पहुंच गई है। काकी सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है। हरिया ने कहा। अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। यह हमारे देश में अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र, रामवती ने पूछा। काकी यह लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिससे देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांशतः चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं। तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया, हरिया ने पुनः पूछा। हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी, काकी ने कहा। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी। कारण यह था कि आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लोगों लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमारे देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वाले लोगों को भी चुना गया। संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकार को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून है। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उन उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, शबनम ने पूछा। शबनम, हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है और इस संविधान में लोकतंत्र के उन आधार स्तंभों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ताकि ये आधार स्तंभ क्या है, कृपया इसके विषय में बताइए, राजन ने पूछा। ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वाचन यानी चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की। मालूम है, भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में एक संसदीय चुनाव कराने में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होती है। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनावी विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। यह एक डिब्बेनुमा मशीन है जिसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम एवं चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के नाम और चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है, जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है, अतः इस प्रकार सिर्फ एक ही दल के पक्ष में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। काकी, रामरतन ने पूछा, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। अरे रामरतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय में ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाती है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के नेता के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोक सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए, मतदाता के प्रयोग के लिए ऐसे में समान विचार वाले
दल आपसी विचार विमर्श से एक नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार मिली-जुली सरकार कहलाती है। ऐसा भी होता है कि जिस दल को मतदाताओं के सबसे कम मत मिलते हैं, वह भी अन्य दलों से एक समझौते के तहत अपनी सरकार बना लेते हैं। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, मिली-जुली सरकार बनाई गई। अच्छा काकी बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी? राम रतन ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ भाई हाँ, काकी हंसते हुए बोली। इतने सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि लोगों के विचारों से सरकार को संसद के माध्यम से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वो भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। तो काकी, हमारे गांव में तालाब की सफाई करवाने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। अच्छा, तभी तो काकी, जब से तुम प्रधान बनी हो, गांव की तो काया ही पलट गई है। हाँ भाई, सही कहा तुमने, सभी एक स्वर में बोले। पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? रहीम ने पूछा। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए, जैसे नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतः ऐसे अधिकार है जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैधता से बच निकलने के प्रयास को अलोकतांत्रिक करार दिया जाना चाहिए। तो काकी बताओ, क्या तुम्हारी तरह मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकती हो? यह तो सभी का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पर काकी, यदि कोई हमें चुनाव लड़ने से रोके तो? रोकेगा क्यों? यह तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा पर का भार सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को करार सरकार के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया, जिससे वह निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्य दोनों में से किसी एक के भी अधीन नहीं रखा गया। सर्वोच्च न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। रामरतन ने तभी अचानक पूछा। अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में अक्सर सुनते हैं, ये क्या है? काकी बोली। तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा कि भारत ने क्रिकेट मैच में कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में भी पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा। हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हमें सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वे शासन तक जनभावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं, और यही लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शन, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों तथा बसों, रेलगाड़ियों को तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर गांव में घुरहू काका को कई महीनों की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जांच कराने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर ले। देखा कैसे प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाए। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। अच्छा काकी, आप समझे, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पर मात्र लोकतांत्रिक ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, पर कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं, अब्राहम लिंकन ने कहा था। सर्वधर्म धर्म समभाव, ये क्या होता है ये जानते हैं? लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त लोगों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता,
लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विगत कई शताब्दियों में हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही। धर्म, जाति, लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके कारण मानव और मानव के बीच दूरी बढ़ती गई, जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी जातियों को समाज में समान अवसर व स्थान दिए जाने चाहिए। यदि देश में असमान आय वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादा लोग बहुत गरीब, तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। लोग असंतुष्ट होकर शांति भी भंग कर सकते हैं। लोकतंत्र का भविष्य और कुछ चुनौतियां। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं का चुनाव करने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम है तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। शिव खेरा जी का कथन है कि समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। आइए कुछ प्रश्न हैं, उसको हल कर लेते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? बिना स्वतंत्र निर्वाचन के लोकतंत्र सच्चे मायनों में उसका कोई अर्थ नहीं होगा। संचार मीडिया या माध्यम से क्या अभिप्राय है, इससे जनता को क्या लाभ होता है? टीवी, माइक इत्यादि, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब संचार के माध्यम है। इससे जनता को बहुत लाभ होता है। सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है इत्यादि। संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते समय हम जानेंगे कि वो व्यक्ति समाज का हित चाहता हो, गांव के लोगों से उसका जुड़ाव हो, क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव हो और वह एक सामाजिक व्यक्ति हो। राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होने के कारण वह निष्पक्ष अपना फैसला दे सकती है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। चुनाव चिन्ह होने से उस दल की पहचान हो जाती है, इसलिए चुनाव चिन्ह होना बहुत जरूरी है। चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रतिभागियों का आवेदन लिया जाता है, फिर उसके बाद चुनाव आयोग सबको, राजनीतिक दलों को उनके चिन्ह प्रदान करता है। उसके बाद एक निश्चित दिनांक पर चुनाव प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होती है और कुछ दिन बाद काउंटिंग के माध्यम से चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। जो बहुमत में आता है वह चुना जाता है। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं आते हैं। सोचिए ऐसा होता है तो क्या उसका क्या परिणाम होगा? बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाते हैं बहुत सारे कारणों से, लेकिन अगर वोट देने से आप अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। आप वोट नहीं देने जाते तो हो सकता है कि कोई अनुचित प्रतिनिधि भी चुनाव जीतकर आपके क्षेत्र का संचालन कर सकता है। इसलिए अपना वोट जरूर दें, अच्छे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था है। इस तरह पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।